सभी को नमस्कार। एक बार पुनः सबका अभिवादन। बच्चों, आपको शुभ आशीष। हमारे इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो कक्षा 12 के लिए किताब है, उसका चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हमारा पहला पाठ है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इसी चैप्टर का कृषि क्षेत्र के विषय में पढ़ा था। कृषि क्षेत्र में हमने जमींदारी प्रथा को समझा था। इसके साथ कृषि के व्यवसायीकरण का अध्ययन किया था। ये सारे हमने कृषि के गतिहीनता या पिछड़ेपन के कारणों में अध्ययन किए थे। तीसरा कारण था कृषि के पिछड़ेपन का उत्पादकता का निम्न स्तर था, विभाजन का विपरीत प्रभाव था, उच्च संवेदनशीलता अर्थात कृषि मौसम पर अत्यधिक निर्भर थी। ये पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट कवर किए थे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, अर्थात भारत में उद्योग धंधों की स्थिति कैसी थी। कृषि की तरह ही भारत ब्रिटिश काल में औद्योगिक आधार भी विकसित नहीं कर सका था। ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। उसका कारण था, पहला कारण विऔद्योगिकीकरण। पहले हम टर्म समझेंगे कि विऔद्योगिकीकरण क्या होता है। बच्चों, औद्योगिकीकरण समझते हो? औद्योगिकीकरण का अर्थ होता है देश में बहुत सारे उद्योग धंधे लगाना, और इससे पहले वी शब्द लगा दिया तो इसका मतलब औद्योगिकीकरण का विपरीत। अर्थात जो देश में पहले से ही उद्योग धंधे लगे हुए हैं, उनको भी नष्ट करना, उनका नाश करना या उनको बंद करवाना। इसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन वही उद्योग धंधों का विकास करना, उससे पहले डी लगा दिया, इट मीन्स विपरीत हो गया। तो विऔद्योगिकीकरण का अर्थ हो गया कि उद्योग क्षेत्र के समूल नाश का प्रयत्न करना। ब्रिटेन ने भारत के साथ ऐसा ही किया। भारत के विभिन्न कुटीर उद्योग का अर्थ ऐसे छोटे उद्योग जो 5-7 मजदूरों की सहायता से या 10 मजदूरों की सहायता से अपने घर में या छोटी मोटी जगह में शुरुआत की जा सकती है। हस्तशिल्प उद्योग वे उद्योग जिनमें हाथों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो हस्तशिल्प उद्योग में मुख्य रूप से क्या था? हथकरघा होता है जिससे सूती कपड़ा बनाया जाता है। तथा ढाका की मलमल का उद्योग मुख्य थे हस्तशिल्प में, उनको नष्ट किया गया। अभी ढाका की मलमल के बारे में आगे बात करेंगे। तो विऔद्योगीकरण का ब्रिटेन का उद्देश्य क्या था, या भारत के कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट क्यों किया गया, उसके कारण थे। ये पूरा चैप्टर इन्हीं 2 लाइन पे टिका हुआ है। ये 2 लाइन मुख्य हैं। इन दोनों लाइनों को आप ढंग से समझ लीजिएगा, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग धंधे हों, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे वो अंग्रेजों की कोई भी आर्थिक नीति रही हो, इन दोनों बिंदुओं पर टिकी हुई है। आप इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर यदि अंग्रेजों की आर्थिक नीति के बारे में
बात करेंगे, उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ क्लियर अपने आप होता जाएगा। ये दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं? ब्रिटेन भारत में कच्चा माल सस्ती दरों पर प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन में उसी समय औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है वहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे लगे, और उन उद्योग धंधों में उत्पादन के लिए कच्चा माल उन्हें चाहिए था। आप भी यदि कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको मुख्य रूप से दो चीज़ें चाहिएंगी। नंबर एक, आपको सस्ती दरों पे कच्चा माल प्राप्त हो जाए, और जो आपने फैक्ट्री में, अपने उद्योग में तैयार माल का उत्पादन किया है, उस तैयार माल को आप बाजार में आसानी से बेच सकें, ऊंची कीमतों पर बेच सकें। ये यदि दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आपकी उद्योग की विकास और प्रगति निश्चित हो जाएगी। तो ब्रिटेन भी भारत के साथ यही व्यवहार करता था सारी आर्थिक नीतियों में, कि ब्रिटेन भारत से कच्चा माल सस्ती दरों पर प्राप्त करना चाहता था, जिससे ब्रिटेन में स्थापित हो रहे आधुनिक उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जा सके। दूसरा मुख्य बिंदु, ब्रिटेन में ब्रिटिश उद्योगों से निर्मित तैयार माल भारतीय बाजार में ऊंची कीमत पर बेचना चाहता था। दूसरा काम क्या चाहता था ब्रिटेन? के वहाँ ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचा जा सके। अब इन दोनों के लिए उसने क्या किया? भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों पर कब बिकेगा? जब भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो जाएं, भारत का उत्पादन खत्म हो जाए। जब उत्पादन खत्म होगा तो भारतीय बाजार में मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उनके भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय बाजार के लिए केवल एक रास्ता बचेगा कि जो ब्रिटेन में उत्पादित माल है उसी का उपयोग करें। तो इन दोनों बिंदुओं के कारण भारत में विऔद्योगीकरण की नीति ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई। तो औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल कौन सा होता है? ये विभिन्न शब्द मैं बार बार अलग अलग शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि परीक्षा के दौरान प्रश्नों में कई बार ब्रिटेन शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, कई बार अंग्रेज़ों द्वारा इस्तेमाल कर लेंगे, कई बार औपनिवेशिक काल, कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल भी हमारा वही, जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, वही समय है क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब इसमें दोनों में एक फ़ायदा रहा कि भारत में माल कैसे तैयार होता था? हस्तशिल्प उद्योग से या कुटीर उद्योग से, तो उसकी गुणवत्ता भी थोड़ी सी कम होती थी और वो कुछ महंगा भी पड़ता था। और ब्रिटेन में मशीन से बनी वस्तुओं के उत्पादन लागत बहुत कम आती थी, जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं उनकी प्रतियोगिता में नहीं टिक सकी। दूसरा बिंदु, ये बिंदु हम कौन से पढ़ रहे हैं कि औद्योगिक दशा दयनीय क्यों थी? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय उपनिवेश काल में भारत की औद्योगिक क्षेत्र की दशा दयनीय क्यों थी, तो भी आंसर यही बनेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि उपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, तब भी यही पॉइंट काम आएंगे। दूसरा बिंदु था विभेदात्मक प्रशुल्क नीति। प्रशुल्क क्या होते हैं? जो वस्तुओं और सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने जाने पर शुल्क लगाए जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रशुल्क। इनको तटकर भी बोलते थे। तटकर क्यों बोलते थे? क्या शब्द बताया मैंने? तटकर। तटकर इसलिए बोलते थे, तट, तट का अर्थ होता है किनारा।
उस समय बॉर्डर जो भारत के किनारे थे, अक्सर ही उस समय ज़्यादातर व्यापार होता था समुद्र के द्वारा, जलयानों के द्वारा। तो जो तट था वहाँ पर जलयान या तो लोड होगा सामान से विदेश जाने के लिए, या विदेश से आया हुआ जलयान वहाँ पर खाली होगा। तो आने जाने वाली वस्तुएं विदेशों से आ रही हैं या विदेशों को जा रही हैं, उन वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, इसलिए इसको तटकर भी कहते थे। तो इन्होंने क्या नीति अपनाई अंग्रेजों ने? भारत में कच्चे माल के निर्यात को बाहर से आने वाले माल के आयात को कर मुक्त कर दिया गया। भारत से यदि कच्चा माल विदेशों को जाता है तो उस पर कोई शुल्क, प्रशुल्क, तटकर नहीं लगेगा। और बाहर से यदि तैयार माल भारत में आता है तो वो भी कर से मुक्त कर दिया गया। अर्थात कच्चा माल खूब सारा भारत से ले जाओ तो आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि कोई शुल्क नहीं है। यदि भारत से तैयार माल बाहर ले जाओगे तो उस पर काफ़ी अधिक शुल्क लगा दिया गया। तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया, भारत से यदि निर्यात होगा तो कच्चा माल ही निर्यात होगा। तैयार माल यदि आप लेकर जाएंगे तो उस शुल्क के कारण बहुत महंगा हो जाएगा, तो उसकी बाहर विदेशों में मांग खत्म हो जाएगी। इसी तरह से आयात वाली बात कर दी, बाहर से कच्चा माल मंगवाएंगे तो वो उस पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगाया गया, बाहर से आने वाले कच्चे माल पर वो महंगा पड़ेगा। तो भारतीय जो उद्योगपति थे या भारतीय जो कारखाने थे, यदि बाहर से कुछ सामान कच्चा माल मंगवाएं भी अपने उद्योगों के लिए तो वो उनको काफ़ी महंगा पड़ता था। लेकिन बाहर से आने वाला तैयार माल कर मुक्त कर दिया गया। अर्थात बाहर से जो माल आएगा उस पर कोई किसी तरह का, यदि तैयार माल है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा, जिससे वो भारत के भारतीय बाजारों में सस्ता पड़ने लगा। तो भारत से तैयार माल के निर्यात पर भारी कर लगा दिए गए, ये हमने समझ लिया। इसी के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गया, इनका पतन हो गया। हस्तशिल्प उद्योग में अभी हमने अभी पीछे बात करी थी, ढाका की मलमल। ढाका जो इस समय बांग्लादेश की राजधानी है, वो कभी 1947 से पहले भारत का हिस्सा था। तो ढाका में सूती वस्त्र उद्योग था। वहाँ कुटीर उद्योग के रूप में कारीगर थे जो सूती वस्त्र बनाते थे। ये सूती वस्त्र इतने महीन और मुलायम होते थे कि इन्हें लोग राजसी वस्त्र भी कहते थे। ऐसा बताते हैं कि कुछ कारीगर इतने अच्छे थे कि वो ऐसी मलमल या ऐसा कपड़ा बनाते थे, इतना महीन कपड़ा बनाते थे कि हाथ में पहनने वाली अंगूठी के अंदर से पूरा थान निकाला जा सकता है। कल्पना कर रहे हो, आपके पास अपनी शर्ट के कपड़े को अंगूठी के बीच से निकालोगे तो निकल पाएगा? थोड़ा सा निकलेगा हिस्सा, उसके बाद पीछे इतना इकट्ठा हो जाएगा कि अंगूठी से निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन वो अंगूठी के आर पार पूरा थान निकल जाता था, इतनी बारीकी से काम होता था। इतने अच्छे कारीगर थे जिनको राजशाही दरबारों में बहुत कीमत मिलती थी उस कपड़े की, इसीलिए उसको राजसी मलमल भी कहते थे। लेकिन तैयार माल जब बाहर ले जाने में उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए तो वो इतने महंगे हो गए कि विदेशों में उनकी मांग खत्म हो गई। इधर उन कारीगरों के कुटीर उद्योग नष्ट कर दिए गए, जिससे वो बाज़ार में अपनी वस्तुएं निर्माण करके ना बेच सकें। इसके साथ साथ ही जब ये हस्तशिल्प उद्योग ख़त्म हो गए, इनका पतन हो गया, तो इससे क्या हुआ? भारत में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई। भारत में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, भूखे मरने लगे। और जब यहाँ तैयार वस्तुएं निर्मित होनी बंद हो गई तो बाज़ार में तैयार माल की कमी हो गई, जिससे भारतीय नागरिक, भारतीय जनता तैयार वस्तुएं के लिए बाज़ार में उन्होंने मांग बढ़ा दी। और मांग बढ़ने से वो मांग पूर्ति कहाँ से हुई? ब्रिटेन से आने वाले तैयार माल से।
तो भारत तैयार वस्तुओं का आयातक बनकर रह गया। तो भारत की स्थिति क्या कर दी अंग्रेजों ने कि तैयार वस्तुओं का तो आयात करो और कच्चे माल का निर्यात करो। तो इस प्रशुल्क नीति के कारण भारत की स्थिति, आर्थिक व्यवस्था और ज़्यादा खराब हुई। तीसरा पॉइंट, पूंजीगत उद्योगों का अभाव। पूंजीगत उद्योग कौन से होते हैं बेटा? ये बार बार बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटा, हम जब तक शब्द के अर्थ नहीं समझेंगे, जैसे आप एप्पल पढ़ते हैं या सेव पढ़ते हैं, जब आप सेव पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक लाल लाल सा सेव की आकृति उभर जाती है, तो आप सेव पढ़ते ही समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको वो चीज़ें याद करना आसान हो जाती है। जैसे हमने अभी एक लाइन पढ़ी, एक पूंजीगत वस्तु उद्योगों का अभाव। पूंजीगत वस्तु, हमें समझना जरूरी है कि पूंजीगत वस्तु होती क्या है। पूंजीगत वस्तुएं, वस्तु उद्योग क्या होता है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, ये शब्द पढ़ते ही यदि मेरे दिमाग में पूंजीगत वस्तु उद्योग की इमेज बन जाती है, तो इसका अर्थ है कि मुझे ये याद करना आसान रहेगा। केवल रटने से काम नहीं चलेगा। इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं कि रटने से काम नहीं चलेगा। हमें ये चीज़ें समझेंगे तो हमें आसानी होगी सारे सिलेबस को पढ़ने में, समझने में, हमारा ज्ञान और कौशल दोनों बढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे पूंजीगत उद्योग की। पूंजीगत उद्योग, ये एनसीईआरटी की परिभाषा है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है 1 नंबर या 2 नंबर में, इसलिए आप इसे ढंग से समझेंगे और याद करेंगे। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। जैसे इसको समझते हैं इस लाइन को। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमें आइसक्रीम खानी है, तो निश्चित रूप से कोई फैक्ट्री होगी आइसक्रीम की, कोई उद्योग होगा जो आइसक्रीम का निर्माण करता है। ये आइसक्रीम का निर्माण जब कोई उद्योग करता है, तो जब उसने वो उद्योग लगाया होगा, फैक्ट्री लगाई होगी, तो दूध और अलग और बहुत चीनी और बहुत सारे आइटम मिक्सअप करने के लिए कोई प्लांट होगा, उसको खांचों में जमाने के लिए कोई प्लांट होगा, उसका फ्रीजिंग कैसे हो रही है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी ना, उसमें बहुत सारी मशीनें होंगी जो चलती हैं और आइसक्रीम का निर्माण करती हैं। तो इन मशीनों के निर्माण से ये मशीनें आई कहाँ से? इन मशीनों को भी तो कोई ना कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग बनाता होगा, वो उद्योग कहलाता है पूंजीगत वस्तु उद्योग। जैसे ब्रेड बनानी है तो ब्रेड फैक्ट्री में बनती है, फैक्ट्री में मशीनें होंगी जो ब्रेड बना रही हैं। अब वो मशीनें कौन बना रहा है? वो मशीनें भी कोई ना कोई उद्योग बना रहा होगा। तो जो उद्योग ब्रेड बनाने की, आइसक्रीम बनाने की मशीनें बनाता है, वो उद्योग कहलाता है पूंजीगत वस्तु उद्योग। बात समझ आई? क्लियर हुई? तो पूंजीगत उद्योग वे उद्योग हैं जो तात्कालिक उपभोग, ये ऐसी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं, में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन, उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं, वो उद्योग कहलाते हैं पूंजीगत उद्योग। तो ब्रिटेन ने भारत में उन उद्योगों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ब्रिटेन चाहता ही नहीं था कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हो या ऐसी फैक्ट्रियां लगें कि जिससे माल तैयार होता हो, जिसके कारण भारतीयों को पूंजीगत वस्तुएं और भारी मशीनरी और उपकरणों के लिए ब्रिटेन पर निर्भर रहना पड़ा। यदि कोई भारतीय उद्योगपति कोई उद्योग धंधा लगाना भी चाहे तो उसके लिए मशीनें भारत में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि पूंजीगत वस्तु उद्योग भारत में लगभग नहीं थे, जिसके कारण यदि कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना भी चाहे तो वो ना कर सके। चौथा पॉइंट, सकल घरेलू उत्पाद में निम्नतम योगदान।
औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बहुत निम्न था। औद्योगिक क्षेत्र वस्तुएं का उत्पादन, पीछे पीछे हमने पढ़ा विऔद्योगीकरण कर दिया गया। विऔद्योगीकरण के कारण क्या हुआ, वस्तुएं का उत्पादन देश में बंद हो गया, बहुत कम उत्पादन होता था, इसलिए जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। पूरे देश में एक सत्र में, एक वर्ष में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनका बाजार मूल्य यदि हम कैलकुलेट कर लें तो वो कहलाता है जीडीपी। सेकंड बुक जो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें जीडीपी के बारे में पूरा एक चैप्टर है। फिलहाल आप जीडीपी क्या होती है केवल इतना समझ लीजिए, फिर डिटेल में हम जीडीपी उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जीडीपी में योगदान कौन कौन से क्षेत्रकों का होता है? 3 क्षेत्रकों का। तीनों सेक्टर का कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कौन सी चीज़ें आती हैं? कृषि। द्वितीयक क्षेत्रक में औद्योगिक उत्पादन। तो अर्थात जीडीपी तीनों से मिलकर बनी है, तो तीनों में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? जैसा भी थोड़ा बहुत कृषि में उत्पादन होता था उसी का था। औद्योगिक क्षेत्र का तो जीडीपी में बहुत कम योगदान था। क्यों योगदान कम था? कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम होता था, क्योंकि भारत में उद्योगों की संख्या बहुत कम थी। 5वां पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका। के नहीं, की सीमित भूमिका। ये टाइप करते समय टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, आप समझ सकते हैं। इनको थोड़ा बहुत यदि ऊपर नीचे हैं, ये कहीं याद गलत है तो मैं कोशिश करता हूँ सुधार दूँ, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान ना दें। तो 5वां पॉइंट था सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका का अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे रेलवे, विद्युत उत्पादन, सड़क, संचार। अर्थात वो क्षेत्र जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे लोगों को सुविधा हो, उद्योग धंधे फल फूल सकें। क्योंकि आप यदि कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई उद्योग लगाते हैं, तो उसके लिए सड़क चाहिए, कच्चा माल लाने के लिए, कच्चा माल ले जाने के लिए सड़क या रेलवे का कनेक्शन चाहिए, उसको चलाने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति चाहे विद्युत से मिले या भाप के इंजन से मिले या कहीं से भी मिले। संचार मीन्स हम अपनी बातों को, अपनी सेवाओं को, अपनी अपनी आप कह सकते हैं एक तरह से अपने जो आप जानकारियां हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकें। जैसे कौन से बाज़ार में क्या भाव चल रहा है आपके माल का, वो आपको संचार के माध्यम से ही मिलेगा। जैसे आजकल आप मोबाइल से, इंटरनेट से या फ़ोन करके इनके द्वारा सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमें संचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इन पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण औद्योगिक विकास की दशा दयनीय रही। दयनीय मीन्स बहुत खराब रही। हालांकि भारत में कुछ भारी उद्योग लगे, जिनमें सूती वस्त्र उद्योग, जूट के कारखाने जो बंगाल में थे, ये मुख्य थे। और 1907 में एक भारी उद्योग टिस्को की फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी ये? 1907 में। ये टाटा द्वारा लगाई गई थी। उस समय केवल हमारे पास 2 ही बड़े उद्योगपति थे, एक टाटा, एक बिरला।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ चीनी, सीमेंट और कागज़ के उद्योग भी लगे थे, लेकिन ये इतने पर्याप्त नहीं थे कि भारतीय बाजारों की मांग पूरी कर सके। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। इसके विषय में पहला टॉपिक हमने कृषि का पढ़ा था, दूसरा टॉपिक हमने अभी औद्योगिक क्षेत्र का पढ़ा, तीसरा बिंदु उस समय विदेश व्यापार कैसा था, इस बारे में अब बात करेंगे। विदेश व्यापार पहले भी औद्योगिक विकास के बारे में जब बात करी थी तब भी डिस्कस हुआ था। विदेश व्यापार कैसा था, हम कैसा व्यापार कर रहे थे कि प्राथमिक वस्तुओं अर्थात कच्चे माल का निर्यातक और तैयार वस्तुओं का आयातक। कि भारत कच्चे माल जैसे सिल्क था, जूट था, कच्चा सिल्क, जूट, नील, कपास आदि का निर्यातक था और अधिकांश निर्यात किसको कर रहा था? ब्रिटेन को। ये सारी वस्तुएं कैसी हैं? कच्चा माल। ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित इस कच्चे माल से निर्मित सूती कपड़ा, निर्मित सिल्क, ऊनी कपड़ा और पूंजीगत वस्तुएं जैसे भारी मशीनरी भारत में आती थी, इसलिए इन वस्तुओं का भारत आयातक था। तो वही बिंदु हो गया कि प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक और तैयार वस्तुओं का आयातक था। ब्रिटिश शासन का आधिकारिक नियंत्रण, ये शब्द है बेटा आधिकारिक, ऑफिशियल, अर्थात संपूर्ण व्यापार पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था। विदेश व्यापार में तो हमें कायदे से तो सभी देशों से व्यापार करना चाहिए था, लेकिन उस सारे व्यापार पर अधिकांश नियंत्रण किसका था? ब्रिटेन का। तो हमारा सारा व्यापार, क्योंकि यहाँ हम ब्रिटिश शासन के गुलाम थे, तो अधिकांश हमारा व्यापार किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ। लगभग 90% व्यापार ब्रिटेन के साथ ही होता था। और कौन सा व्यापार हो रहा था? कच्ची वस्तुएं, कच्चा माल, प्राथमिक वस्तुएं निर्यात हो रही थी और तैयार माल आयात हो रहा था। और इस पर भी किसका एकाधिकार था? ब्रिटिश का। वो चाहे जिस रेट में हमसे कच्चा माल खरीदते थे, चाहे जिस रेट पर हमें तैयार माल देते थे। शेष व्यापार 90%, मैंने बताया 90% के करीब व्यापार इन्हीं से हुआ। बाकी जो 10% व्यापार था कुछ अन्य देशों जैसे चीन, श्रीलंका, ईरान आदि तक ही सीमित था। इससे ज़्यादा हमारा व्यापार नहीं था। तीसरा पॉइंट विदेश व्यापार के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संपत्ति का निष्कासन। अंग्रेजों के शासन से पहले कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक काल्पनिक चीज़ है, सोने की चिड़िया होती नहीं कहीं भी, लेकिन ऐसा माना जाता था भारत बहुत खुशहाल था। भारत में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के बहुत सारी चीज़ें थी, कमी नहीं थी, बहुत सारा था। भारत मीन्स धनी देश था। लेकिन 200 साल के शासनकाल में अंग्रेज हमारे यहाँ से बहुत सारी संपत्ति ब्रिटिश ले गए, अपने देश में ले गए, इंग्लैंड ले गए, जिसमें भारत का प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा भी है। बेशकीमती मीन्स ऐसा हीरा है जिसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती, अमूल्य है। वो भी आज भी ब्रिटेन के पास ही है। इसमें एक चीज़ आपको थोड़ी सी आश्चर्यजनक लगेगी, भारत का विदेशी व्यापार में निर्यात अधिक और आयात कम होता था। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है। इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों था। विदेशी
व्यापार में निर्यात अधिक और आयात कम होने का, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश से निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो और आयात कम से कम हो। उस समय भी यही था। फिर भी देश दिन पे दिन देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। कारण क्या था? इस स्थिति को हम व्यापार आधिक्य भी बोलते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म हम अब पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है, उसमें ये टर्म आएगी, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि व्यापार आधिक्य का अर्थ है कि यदि किसी देश से निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है, तो ऐसी स्थिति को हम व्यापार आधिक्य कहते हैं। फिर तो फ़ायदा होगा ना, कि अधिक पैसों का तो निर्यात हो रहा है, कम पैसों का आयात हो रहा है, फिर तो फ़ायदा होगा। लेकिन उस समय हमारा निर्यात कैसा था? कच्ची सामग्री का। और आयात कैसा था? तैयार माल का, जिसके कारण इसका लाभ अंग्रेजों को हुआ। तो इसका मतलब है, यदि हम किसी देश का व्यापार आधिक्य है तो हम आंख मूंद कर ये नहीं कह सकते कि वो देश फायदे में होगा। हमें ये भी देखना होगा कि वो निर्यात किन चीज़ों का कर रहा है और आयात किन चीज़ों का कर रहा है। यदि कच्चे माल का निर्यात कर रहा है तो निश्चित रूप से उस देश में धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी, उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे, जिससे आगे आने वाले समय में उस देश को घाटा उठाना पड़ेगा, जो भारत के साथ अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हुआ। तो समझ आई कि व्यापार आधिक्य होते हुए भी भारत की आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ती चली गई? क्योंकि भारत कच्ची सामग्री का निर्यातक था और तैयार माल का आयातक था, जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ी, अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में, 3 टॉपिक हो गए हमारे, कृषि, उद्योग, विदेश व्यापार, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनांकीय संरचना। जनांकीय संरचना का अर्थ है, इसको हम डेमोग्राफिक कंडीशन बोलते हैं, कि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी, भारत के जो लोग थे, उनकी स्थिति कैसी थी। तो इसमें हम बात करें कि कितने लोग थे, उसके बारे में यदि बात करें तो 1881 में भारत में पहली आधिकारिक जनगणना हुई। लेकिन जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि भारत का, अंग्रेज़ों का भारत के विकास के लिए कोई रुचि नहीं थी, तो जिसके कारण उन्होंने इस जनगणना तो उन्होंने खाना पूर्ति के लिए करवाई, लेकिन इस जनगणना के से ठीक से आंकड़े प्राप्त, विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं हुए। लेकिन नियमित रूप से 1921 से जनगणना भारत में शुरू हुई, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ये बेटा याद कर लेना, 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि भारत का जनगणना की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष कौन सा है, तो वो वर्ष कौन सा है? 1921। देन अब हम जनांकी की संरचना की बात करें तो जनांकी संरचना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसकी विशेषता थी भारत की जनसंख्या की ऊंची जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर, मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कहलाती है जन्म दर, और प्रति 1000 के पीछे एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कहलाती है मृत्यु दर। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक थी। अधिक लगभग कितनी? ये बेटा गलत लिखा हुआ है, जब मैं आपको नोट्स दूंगा तब इनको मैं ठीक कर दूंगा, बल्कि मैंने कर दिए हैं पिछले में। तो उस समय जन्म दर थी लगभग 40 प्रति 1000 और मृत्यु दर थी ये
44 और ये 40 प्रति हजार, अर्थात 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या कितनी थी? 44, 44। और 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वालों की जनसंख्या कितनी थी? 40। ये दोनों ही अत्यधिक ऊंची थी, जो हमारे पिछड़ेपन की निशानी है। बहुत ज़्यादा जन्म दर होना, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होना, दोनों ही खराब है। मृत्यु दर ज़्यादा होने का अर्थ है कि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जनता को, और उसी से डर के जन्म दर लोगों ने बढ़ा दी है। और जन्म दर बढ़ने का अर्थ है कि लोगों में भविष्य के प्रति आप कह सकते हैं प्रोग्रेस की चिंता नहीं है। लोग बच्चों के जन्म के बारे में, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं। दूसरा पॉइंट, खराब स्वास्थ्य समस्याएं। खराब स्वास्थ्य समस्याओं का सुविधाओं का अर्थ है कि उस समय डॉक्टर्स या किसी भी तरह की बीमारी होने पर जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। जल और वायु से होने वाली महामारियां बहुत ज़्यादा थी। उस ज़माने में महामारियां चलती थी, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, ये एक महामारी है। तो ये तो देश की आज़ादी के बाद पहली बार इतना भयानक आया है, लेकिन आज़ादी से पहले ऐसी महामारियां बहुत होती थी। हैजे से बहुत सारे लोग मरते थे, बड़ी चेचक से बहुत, कई बार गांव के गांव खाली हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती थी? क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं खराब थी। ऊंची शिशु मृत्यु दर। शिशु कौन होते हैं? ऐसे बच्चे जो जन्म लेने के बाद अपना पहला वर्ष पूरा नहीं कर पाते, अर्थात अपना पहला बर्थडे नहीं मना पाते, अर्थात वो 1 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर पाते। तो बहुत सारे बच्चे पैदा होने के बाद 1 साल से पहले पहले ही मर जाते थे। इसी के कारण जन्म दर ज़्यादा थी, क्योंकि लोग डरते थे कि कहीं 1-2 बच्चा पैदा हुआ तो वो यदि मर गया तो फिर हम निराश्रित रह जाएंगे, हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे लोग। क्यों? उसका एक कारण ऊंची शिशु मृत्यु दर भी था। वही शिशु मृत्यु दर की परिभाषा की बात करें तो वहीं से बात आ जाएगी कि 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले शिशुओं की संख्या कहलाती है शिशु मृत्यु दर। निम्न जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोग कितनी आयु तक जीते हैं, वो औसत आयु। उस समय जब देश आज़ाद हुआ तब हमारी जीवन प्रत्याशा अर्थात औसत आयु लगभग 44 वर्ष थी। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की जो भारत में रहते थे उनकी औसत आयु कितनी थी? 44 वर्ष। जीवन प्रत्याशा 44 वर्ष थी। अंदाज़ा लगा सकते हो। वैसे तो एक बात समझ लेना, 44 वर्ष का अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग 44 साल के होकर ही मरेंगे या 44 साल के होते ही मर जाएंगे। कुछ लोग 100 साल भी जीते थे तो कुछ 5 साल की आयु में भी मर जाते थे। उन सब का यदि हम औसत निकालें तो वो औसत कितना आता था? 44 वर्ष। बहुत कम थी। आज कितनी है ये लगभग 68 वर्ष है। आज भारत में नागरिक की औसत आयु कितनी है? 68 वर्ष। आज है 68 वर्ष जीवन प्रत्याशा। तो इसकी अपेक्षा ये बहुत कम थी, जो ये दर्शाता है कि उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ख़राब थी। बहुत सारी बीमारियां होती थी जिसके कारण जनसंख्या में लोग मर जाते थे। व्यापक गरीबी। व्यापक गरीबी का अर्थ है देश में गरीबी बहुत थी। मैंने आपको बताया था, सलाह दी थी,
आजकल लॉकडाउन चल रहा है, घर पे हैं, कुछ रचनात्मक कार्य करिए। रचनात्मक कार्यों में मैंने आपको एक कल वाले लेक्चर में बताया था कि प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़िए। प्रेमचंद की एक कहानी है गोदान। क्या नाम है? गोदान। कहानी कह लो, उपन्यास कह लो। ये गोदान यदि आप पढ़ेंगे, प्रेमचंद कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक काल के ही लेखक रहे हैं, बहुत बड़े लेखक हैं हमारे देश के। ये किताब आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, डाउनलोड, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इसे पढ़ें तो आपको उस समय कृषि की कैसी दशा थी, किसान की हालत क्या थी, गांव में गरीबी का क्या हाल था, इन सब का यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो सजीव चित्रण मिल जाएगा। तो मेरी सलाह है, ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। किताब का नाम है गोदान। लेखक हैं इसके मुंशी प्रेमचंद। इसी तरह से भारतीय कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग के कारीगरों की स्थिति जानने के लिए मैंने आपको सलाह दी थी पिछले उसमें कि एक मनोज कुमार की पिक्चर है। कौन सी पिक्चर बताई थी? क्रांति। 2.5-3 घंटे की पिक्चर है, समय निकाल के देख सकते हैं। बहुत सारा समय आपके पास है, कुछ कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्यों में लगाइए। देन आगे बात करें, भारत की व्यावसायिक संरचना कैसी थी, व्यवसाय कैसे थे। प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता, सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र काम कर रहा था? प्राथमिक क्षेत्र, अर्थात कृषि और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय। लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थे। भारत में कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग कृषि पर। कार्यशील जनसंख्या का अर्थ समझते हो? वो व्यक्ति जो उत्पादन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। सभी जितनी पॉपुलेशन है हमारी, उसमें सभी व्यक्ति उत्पादन प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेते। जैसे आप लोग हैं, आप में से अधिकांश बच्चे उत्पादन प्रक्रिया में अभी भाग नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप अभी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, आप अपने योग्यताएं, कौशल बढ़ा रहे हैं, और ये कौशल बढ़ने के बाद आप अच्छे से उत्पादन कर सकेंगे। जो 10 साल का बच्चा है, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो उत्पादन नहीं कर रहे। तो कार्यशील जनसंख्या जो कार्य करती है, उस जनसंख्या का 75 भाग कृषि पर, 10% भाग विनिर्माण पर, अर्थात फैक्ट्रियों से उत्पादन पर, उद्योग धंधों से उत्पादन पर, और 15% भाग सेवा क्षेत्र में था। तो भारत में 75% भाग कृषि पर आधारित था, जिसमें उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में कृषि आधारित जनसंख्या अधिक थी। इन वाले क्षेत्रों में कि उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ कृषि पर आधारित जनसंख्या 75% से भी अधिक थे। जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल में कृषि पर निर्भरता में कमी और सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखी गई थी। बेटा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा से आपको डीपली याद नहीं करने हैं। आंकड़े कौन से? जैसे 75% भाग कृषि पे, ये तो आपको याद करना है, मोटी सी बात है। लेकिन जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मैं बात करूं जीवन प्रत्याशा की, कि उस समय जीवन प्रत्याशा भारत की जो मैंने आपको बताई 44 वर्ष थी। तो ये 44 आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जन्म दर 44 बताई थी मैंने, इसको भी बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु दर 40 प्रति हज़ार बताई थी, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतने याद करने से काम चल जाएगा कि ऊंची जन्म दर तथा ऊंची मृत्यु दर। जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, इससे भी काम चल जाएगा। तो आपको आंकड़े हम समझाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों को बहुत ज़्यादा याद करना पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आंकड़ों का अर्थ ये नहीं है कि आप संख्याएं याद ही नहीं करेंगे। जैसे 1921 को महान विभाजन वर्ष की बात करी थी,
तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देन आगे बात करें आधारिक संरचना की, तो आधारिक संरचना में आधारिक संरचनाएं क्या होती हैं? वो सुविधाएं जो उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए काम आती हैं, जैसे सड़क, रेलवे, वायुयान, जलयान संचार, जिसमें पोस्ट, टेलीग्राफ संचार आदि लोकप्रिय साधन थे। इन आधारिक संरचनाओं पर अंग्रेज़ों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत में उद्योग धंधों का विकास हो। लेकिन फिर भी हम बात करें रेलवे की, सड़कों की बात करें पहले, तो सड़कें उन्होंने कुछ बनाई, लेकिन उन सड़कों को बनाने का उद्देश्य था सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी रहे, या कच्चे माल को हस्तांतरित, अर्थात कच्चे माल को गांवों से खरीद कर और जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वहाँ तक लाया जा सके, और बंदरगाहों से तैयार माल को भारतीय बाज़ारों में बेचा जा सके। तो वहाँ आवागमन के लिए उन्हें सड़कें और रेलवे चाहिए था, इसके कारण इन्होंने इनका विकास किया। हालांकि वर्षा ऋतु में ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली सड़कों की बहुत कमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को प्राकृतिक आपदा हो, अकाल हो, इन दिनों में बहुत परेशानी रहती थी। रेलवे की भी बात करें, रेलवे का हालांकि उन्होंने विकास किया। 1850 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। इस शुरुआत के में रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा तय करने में आसानी रखी, तो इनसे अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए चलाई थी ये। क्यों? जिससे तैयार माल सब पूरे भारत से इकट्ठा करके बंदरगाह तक ले जाया जा सके, और बंदरगाहों पर जहाज़ से उतरा हुआ तैयार माल वहाँ से पूरे भारतीय बाज़ारों में बेचा जा सके। लेकिन फिर भी ये भारत का एक सकारात्मक, भारत में ब्रिटिश शासन का एक सकारात्मक योगदान है कि भारत में रेलवे चलाई। रेलवे से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि लंबी दूरी की यात्रा हम आसानी से तय कर सके, हम अकालों पर नियंत्रण कर सके। अकाल जहाँ अन्न का उत्पादन बिल्कुल नहीं हुआ, लोगों के भूखे मरने की समस्या आ गई, तो जहाँ अन्न खाद्यान्न थे वहाँ से रेलों में भरकर अकाल वाले क्षेत्रों में आसानी से ले जा सके। यातायात के बेहतर साधन होने का भी यही है कि रेलवे थी। रेलवे के कारण हमें भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि अंग्रेज़ों का ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन हमें आज़ादी में योगदान मिला कि रेलवे ने भौगोलिक और सांस्कृतिक रुकावटों को तोड़ा। हम एक दूसरे से दूर दूर यात्राएं करके मिलने शुरू हो गए, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता बनी, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। तो ये थे हमारे ब्रिटिश शासन का सकारात्मक योगदान की बात करें हम, तो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई समय के साथ, यातायात के बेहतर साधन के ये सकारात्मक एक रेलवे दिया उन्होंने हमें, जिसके कारण हम राष्ट्रीय एकता बना सके, अकालों पर नियंत्रण रख सके। और एक और था कि भारत में मौद्रिक व्यवस्था बनी। इससे पहले भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, अर्थात पैसों का बहुत कम उपयोग होता था, मुद्रा का बहुत कम उपयोग होता था, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन अब समय के साथ ये चीज़ें अंग्रेजी शासनकाल में मुद्रा से लेना देना शुरू हुआ। तो ये बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने कृषि के बारे में पढ़ा और अन्य चीज़ों के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में, विकास, विदेश व्यापार के बारे में पढ़ा, जनांकी संरचना के बारे में पढ़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आपको इस चैप्टर के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये बोर्ड में आने वाले प्रश्नों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप चाहें तो इनको पॉज कर लें, और पॉज कर कर आप इनको उतार लें, उतार के इनके आंसर लिखिएगा, ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा, जिससे आपके बोर्ड में अधिक से अधिक मार्क्स आ सकें। तो ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक पे पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 1950 से 1990, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। देन आप सभी को मेरा लेक्चर, मेरी क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको
ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसकी तैयारी कर सकेंगे। शुभकामनाएं। थैंक यू।